तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिवाइज करने वाले हैं जल्दी से। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या डिफिनेशन था। तो दोस्तों जो फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल जो चारों तरफ से हेल्दी हो उसे ही हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी बोलते थे। इसे जो फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल चारों तरफ से हेल्दी हो उसे ही हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी बोलते थे हु के हिसाब से। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया था 1951 में। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे RCH रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और दोस्तों हम लोग देखेंगे इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में मैटरनल मदर्स डेट कर रही थी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इन्फेंट का डेट करने का जो रेट था उसे हम लोग बताते थे। तो दोस्तों अभी हम लोग एमनियोसेंटेसिस को समझेंगे। तो एमनियोटिक फ्लूइड एनालाइज करके हम लोग क्या करते थे, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे डिसऑर्डर हम लोग पता करते थे। लेकिन इसको इंडिया में बैन कर दिया गया क्योंकि इसका मिस यूज होता था। सेक्स डिटर्मिनेशन करके फीमेल फीटसाइड्स को मार दिया जाता था। बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया जाता था। तो दोस्तों अभी हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन को समझेंगे जिसमें कि बर्थ नहीं होने देना है, बर्थ कंट्रोल करना है। तो दोस्तों नेचुरल मेथड, वेरिएंट मेथड, IUCDs, ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स और एक सर्जिकल मेथड के द्वारा हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं। इसको हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल मेथड के बारे में। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसे तीन पार्ट में हम लोग समझते हैं, पीरियोडिक असिस्टेंस, लैक्टेशनल एमेनेरिया और तीसरा पार्ट जो हमारा है वो हमारा है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन। तो दोस्तों पीरियोडिक असिस्टेंस में क्या होता है कि हम लोगों को अवॉइड करना पड़ता है कोइटस 10 to 70 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेकर 17वां दिन तक कोइटस को अवॉइड करना है। और लैक्टेशनल एमेनेरिया में बच्चे के जन्म के 6 महीने तक कोई भी तरह का ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिससे क्या होता है इंटेंस लैक्टेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते। तो दोस्तों इसके बाद विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन में क्या है, हम लोगों को पढ़ना पेनिस विड्रॉल जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से पहले पेनिस को विड्रॉल कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे बैरियर मेथड के बारे में, जिसमें क्या होता है जनरली स्पर्म को ओवम तक जाने से रोका जाता है, यानी कि बैरियर का काम किया जाता है कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करके। दोस्तों बैरियर मेथड को हम लोग दो तरह से समझेंगे। दोस्तों सबसे पहला हमारा आ जाता है कॉन्डोम्स, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है और वो थीन रबर लेटेक्स शीट का बना हुआ रहता है, जिसके कारण ये जो होता है डिस्पोजेबल होता है। दोस्तों डिस्पोजेबल होता है और ये स्टडी से प्रिवेंट करता है। मेन पार्ट बैरियर मेथड का स्टडी से प्रिवेंट करता है और इसका एक जो ब्रांड है इंडियन ब्रांड वो निरोध, इसके बारे में NCERT में दिया हुआ है। और दूसरा तरह से हम लोग बैरियर मेथड को देखते हैं कि डायफ्राग्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स, जो कि रीयूजेबल होता है और ओनली फॉर फीमेल्स के लिए होता है, जो कि रीयूजेबल होता है और ओनली फॉर फीमेल्स के लिए होता है। डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स रीयूजेबल एंड ओनली फॉर फीमेल्स। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUDs के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि NCERT में 3 पार्ट में बांटा गया है। दोस्तों पहला है नॉन मेडिकेटेड, और दोस्तों पहला नॉन मेडिकेटेड हो गया, दूसरा हमारा कॉपर रिलीजिंग हो गया और तीसरा हमारा हो गया हार्मोन रिलीजिंग। तो दोस्तों नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है, इंक्रीज फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म। और एग्जांपल हमारा लीफ लूप्स, एग्जांपल इज मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जांपल इज लीफ लूप्स ऑफ नॉन मेडिकेटेड। और दोस्तों कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर दिया जाता है, जिसके कारण की स्पर्म जो है ओवम तक नहीं पहुंच पाता। एग्जांपल कॉपर TU7 मल्टीलोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग में क्या होता है, यूथेरस को अनसूटेबल कर दिया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। एग्जांपल हमारा प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। एग्जांपल इज मोस्ट इंपोर्टेंट LNG-20। तो दोस्तों अभी हम लोग ओरल पिल्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ओरल पिल्स में जनरली होता क्या है, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन को लिया जाता है टैबलेट्स के फॉर्म में। इसके फॉर्म में टैबलेट्स के फॉर्म में, जो कि इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जब इनहिबिट कैसे होगा ये हम लोग अभी देखेंगे। इससे क्या होता है कि सर्वाइकल म्यूकस क्वालिटी जो है खराब हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, स्पर्म जो है वो एंट्री नहीं कर पाती है, स्पर्म एंट्री नहीं कर पाती। तो दोस्तों NCERT में जो एक ओरल पिल्स के बारे में दिया हुआ है सहेली के बारे में। तो दोस्तों सहेली के बारे में क्या दिया हुआ हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक जो दिया हुआ है सहेली के बारे में, इसे वंस इन अ वीक पिल भी बोला जाता है।
और ये नॉन स्टेरॉइडल होता है, नॉन स्टेरॉइडल। और दोस्तों ये CDRI के द्वारा निकाला गया है, डिस्कवर किया गया, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो कि है, और वो इंडिया में सिचुएटेड है। तो दोस्तों इंडिया के लखनऊ शहर में CDRI सिचुएटेड है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। इंजेक्शन और इम्प्लांट्स भी जनरली ओरल पिल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है ये आइए हम लोग समझते हैं। इसमें भी उसी तरह प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन लिया जाता है, लेकिन इसमें क्या किस फॉर्म में लिया जाता है, इसमें उसे ओरली लिया जाता था और उसे ओरली लिया जाता था और इसे अंडर द स्किन लिया जाता है। ओरल पिल्स को ओरली लिया जाता है यानी कि टेबलेट्स के फॉर्म में लिया जाता है, और इसे अंडर द स्किन लिया जाता है, या फिर इंजेक्शन के रूप में या फिर इम्प्लांट्स के रूप में। तो दोस्तों इंजेक्शन और इम्प्लांट्स दोनों लगभग सेम ही है, दोनों का फंक्शन एक ही है, लेकिन उसे ओरली लिया जाता है और इसे अंडर द स्किन लिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। तो दोस्तों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी वही जनरली होता है कि प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन या फिर आईयूडीज का यूज किया जाता है इन केस ऑफ अगर कोई रेप का केस आता है या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, इस तरह का सिचुएशन में हम लोग लेते हैं, जो कि इफेक्टिव होता है 72 आवर्स ऑफ कोइटस। कोइटस के 72 आवर्स तक ही ये इफेक्टिव हो सकता है। तो दोस्तों अभी हम लोग STDs के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। 3 नॉन क्यूरेबल डिजीज दिया हुआ HIV जिसमें से आ जाता है, और हमारा आ जाता है हेपेटाइटिस B, और हमारा आ जाता है हर्ष, जो कि नॉन क्यूरेबल होता है। तीनों के तीनों ये याद कर लेना है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों गोनेरिया हो गया, साइफिल्स हो गया, जेनेसल हर्ष हो गया, और क्लाइडियासिस हो गया, HIV हो गया, और हेपेटाइटिस B। इतने डिजीज के बारे में हमारे NCERT में जिक्र किया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है इतने डिजीज के बारे में जो कि STDs है। तो दोस्तों अब बात करें गोनेरिया, जो कि किसके वजह से काउज होता है। तो गोनेरिया हमारा नेसेरिया की वजह से काउज होता है। दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग साइफिल्स। साइफिल्स किसके वजह से काउज होता है। साइफिल्स हमारा ट्रेपेनोमा की वजह से काउज होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे जेनेसियल वार्ड्स की, जो कि होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। और दोस्तों लास्ट हमारा बच गया एड्स, जो कि होता है HIV के वजह से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग को इतना ही नहीं जानना है, इसके अलावा और हम लोग को क्या जानना है आइए फिर देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो दिया हुआ हम लोग का NCERT में एक लास्ट चीज, वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है दोस्तों, कोई भी कपल किसी वजह से कोई भी कपल जो होता है ब्रीड नहीं कर पा रहे होते, या तो फीमेल्स का उसमें प्रॉब्लम होता है या फिर मेल्स में प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों फीमेल्स या मेल्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसकी वजह से जो होता है वो ब्रीड नहीं कर पाते। तो दोस्तों वो अगर ब्रीड नहीं कर पाते तो इसे हम लोग दूर करते हैं आर्ट से यानी कि कला से नहीं दोस्तों, इसे हम लोग दूर करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव
टेक्निक से, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से हम लोग दूर करते हैं। दोस्तों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक को हम लोग दो तरह से समझते हैं। पहला आ जाता है इन विवो और दूसरा आ जाता है हमारा इन विट्रो। दोस्तों इन विट्रो में फंक्शन आउटसाइड द बॉडी होता है और इन विवो में फंक्शन इनसाइड द बॉडी होता है। तो दोस्तों इन विट्रो में होता क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों इन विट्रो का पहला टेक्निक है ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है यूथेरस। दोस्तों 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा होता है तब यूथेरस में, और 8 ब्लास्टोमर से कम होता है तब हम लोग फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों इन विट्रो का लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ ICST इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इन विवो की। इन विवो में क्या होता है कि यदि कोई एबनॉर्मल फीमेल गैमेट नहीं बना पाती है तो गैमेट का ट्रांसफर कर दिया जाता है कोई डोनर से एबनॉर्मल फीमेल में। दोस्तों अब लास्ट पार्ट आया था हमारा AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में होता है कि सीमेन जो है नॉर्मल मदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम हस्बैंड टू मदर।